नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड को काफी गंभीरता से ले रही है पुलिस। मुजफ्फरपुर पहुंच एडीजी ने पुलिस पदाधिकारियों को दिया दिशा निर्देश, कहा जल्द ही पूरे मामले का कर दिया जाएगा खुलासा। बस और बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत, दूसरे की हालत गंभीर। और अजब प्रेम की गजब कहानी। शादी तय होने के बाद प्रेमी के साथ फरार हो गई लड़की। पिता ने किया किसी दूसरे लड़के पर अपहरण का केस। बिना जांच पड़ताल किए पुलिस ने भी उसे भेज दिया जेल। अब न्याय की गुहार लगाने एसएसपी के पास पहुंच गई लड़की। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जमीन कारोबारी आशुतोष शाही समेत 3 लोगों की हत्या ने राजनीतिक गलियारे से लेकर पुलिस मुख्यालय तक को हिला दिया है। एडीजी ऑपरेशन सुशील मान सिंह खोपड़े बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे और आईजी पंकज सिन्हा के कार्यालय में आशुतोष हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ की अब तक की कार्रवाई की समीक्षा कर अपडेट लिया। एडीजी ने बताया कि बैठक में जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के साथ सक्रिय बदमाशों पर नकेल कसने के बिंदु पर भी रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले की अन्य अनसुलझी बड़ी घटनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। एडीजी के आगमन और बैठक को लेकर आशुतोष हत्याकांड से संबंधित पेपर के साथ पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में रेंज आईजी, एसएसपी, सभी डीएसपी के साथ नगर थाना प्रभारी उपस्थित रहे। अभी हाल में जो यहाँ कांड हुआ था उसके संबंध में भी समीक्षा की गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कार्रवाई भी चल रही है। कुछ एक्यूज पकड़े भी गए हैं और बाकी एक्यूज पर कार्रवाई शुरू है। कुछ दिनों में इसका परिणाम आ जाएगा। बैंक लूट के घटनाओं का भी समीक्षा। हाँ, बैंक जो लूट हुई है जिले में, आज जो बैठक थी स्पेशली उस कांड के संबंध में थी और बाकी जो चीज़ें थी अदर भी क्राइम होते हैं, स्पेशली बैंक लूट की घटना आपने जैसी कही या संपत्ति मूलक अपराध होते हैं, उसके संबंध में आज की बैठक थी तो उसमें चर्चा हुई है, उसमें आगे की रणनीति बनाई गई है। सर, बिहार से बाहर भी इस मामले में छापेमारी हो रही है एसटीएफ की? एसटीएफ तो पूरे देश में छापेमारी करता है और साथ में हम जिला पुलिस की भी मदद लेते हैं जहाँ पर ज़रूरत है। तो दोनों के मिल करके पूरे देश में छापेमारी जहाँ पर हम लोगों को संभावना लग रही है वहाँ चल रही है। कांड में जिन 6 लोगों का नाम आया, क्या आगे और भी नाम जुड़ेंगे इसमें? ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो जिला पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें जैसे होगा आगे आएगा। मंटू शर्मा की गिरफ्तारी की हलचल चल रही है, कोई गिरफ्तारी हुई है तो? देखो, जो भी एक्यूज इसमें होंगे उनकी गिरफ्तारी तो होगी। अब टाइम की बात है, कितना टाइम लगता है। गिरफ्तारी तो होनी है और उसमें जो लीगल एक्शन होगा फर्दर चलेगा। ठीक। पूर्व सांसद आनंद मोहन मंगलवार को आशुतोष शाही के परिजनों से मिले। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में जो भी अपराधी शामिल है वह बचना नहीं चाहिए। मुजफ्फरपुर के नंद बिहार कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आनंद मोहन ने पीड़ित परिवार से कहा कि जहां भी मदद की जरूरत होगी हाजिर रहेंगे। उन्होंने इस घटना को बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि पूरा प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। आनंद मोहन ने कहा कि मुजफ्फरपुर हर 6 महीने में बड़ी घटना के लिए बदनाम है। यहाँ साल नहीं बीतता कि बड़ा हादसा हो जाता है। जितनी निंदा की जाए कम है। मैं तो आया था पीड़ित परिवार से मिलने और मैंने कहा कि मैं यहाँ नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। एक परिवार की तरह आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है या भविष्य में लगे कि कोई समस्या है तो आप बेधड़क कहेंगे, निसंकोच। हमसे जो भी बन पड़ेगा, प्रशासन से, सरकार से, स्वयं से भी हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे।
इससे पहले भी समीर कुमार की हत्या हुई थी, अब आशुतोष शाही की हत्या हुई है। किस रूप में देखते हैं? मुजफ्फरपुर में लगातार घटनाएं होती हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर इस मामले में अभिशप्त है। आप सभी जानते हैं कि हर 6 महीने, साल नहीं बीतता है, एक बड़ी घटना के लिए, घटना के कारण मुजफ्फरपुर बदनाम होता है। कोई न कोई बड़ा हादसा होता रहता है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई थी। देखिए, वो भी सही है। हमने पूछा, एक प्लान्ड वे में सब हुआ है। जैसी जानकारी मिली कि 9 बजे रात जबकि स्विच ऑफ करके लोग ये चले जाते थे सोने के लिए, तब एक बिल्कुल प्लान्ड वे में कि एक व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, किस कमरे में है, कैंपस में गेट है, बाहर में गेट है, अंदर जिस कमरे में बैठा हुआ वहाँ गेट है, बावजूद इसके एक हादसा को अंजाम देना बड़ा प्लान था। 24 में देखिए, मैं जेल में था, मैं इतनी बात नहीं जानता हूँ 18 में क्या हुआ नहीं हुआ। अभी जो हुआ है ना, वो कहीं से भी इसको सुखद तो नहीं कहा जाएगा, इसकी निंदा की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी। जो भी अपराधी इसमें है वो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप इसको क्या मानते हैं? ये सफलता मानते हैं? ये घटना प्रशासनिक सफलता है? मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये एक पैरेलल अर्थव्यवस्था कायम हो रही है, वो बहुत खतरनाक है। ये बिल्कुल अपराधियों की जो पैरेलल व्यवस्था कायम हो रही है, चाहे वो शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, जितने झगड़े हो रहे हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं ये 2 कारण प्रदेश भर में उभर के आता है और इसको बिल्कुल सख्ती से दबा देना जरूरत है। समय का, वक्त का तकाजा है। जेपी और जेडीयू और आरजेडी करने में नहीं आया। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं एक परिवार के नाते आया और इन लोगों को सुख दुख में जो भी संभव होगा मैं अपने तय खड़ा रहूँगा। एक विशेष को क्या टारगेट किया जा रहा है? विशेष समाज के लोगों को इस तरीके से कुछ लोगों ने कहा है कि विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है। अब जो लोग कहे हैं ये सब बातें, उनसे पूछिए। जुल्म जुल्म है, अन्याय अन्याय है, किसी के साथ हो रहा है। बिहार में बीते दिनों राजस्व विभाग के 480 पदाधिकारियों का तबादला किया गया था, जो 25 दिनों के बाद सीएम के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। इसे लेकर पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार की सरकार को जनता भरोसा कर चुनी थी, लेकिन जनता के साथ लगातार छलावा हो रहा है। जनता सब देख रही है, समय के साथ सबक सिखा देगी। पूर्व मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जेल जाने का इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के उराई विधायक ने कहा कि अब नीतीश कुमार को चाहिए कि कुर्सी का लोभ त्याग कर कहीं झोपड़ी, मडिया का कुटिया बना ले और भोलेनाथ की सेवा करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ नेता ही भ्रष्टाचार में विलुप्त नहीं है, सीएम के इर्द गिर्द रहने वाले अधिकारियों की टीम भी नेताओं से कहीं आगे भ्रष्टाचार के खेल में शामिल है। बिहार के सभी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग में ही नहीं और भी लेवल पर बड़ा भ्रष्टाचार का खेल होता है, सभी की जांच होनी चाहिए। दर्शकों को बता दें कि जब राज्य में एनडीए की सरकार थी और रामसूरत राय भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे, उस वक्त भी किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द करा दिया था, जिससे बीजेपी और जदयू में काफी तनाव उत्पन्न हो गई थी। उसी समय से रामसूरत राय नीतीश कुमार पर भड़के हुए हैं। अधिकारी हैं
इस खेला के पीछे उनके एक शीर्ष अधिकारी हैं जो खास उनके नज़दीकी हैं, जो पूर्णिया में ज़मीन का कारोबार करते हैं। वो भी अपने मन मुताबिक चाहते कि सीओ मिले, विधायक चाहते कि हमारे मन मुताबिक मिले। सत्ता जब परिवर्तन होता है सभी विधायक चाहते कि मेरे अनुसार अंचलाधिकारी की पोस्टिंग हो। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दबाव में, प्रेशर में गड़बड़ियाँ होती हैं। और निश्चित तौर पे इसमें जो गड़बड़ी हमने देखा था, पूरे को अध्ययन मैंने किया था, इसमें सबसे बड़ी गलती थी कि जो जूनियर आरओ था उसको अंचलाधिकारी का पोस्टिंग कराया गया। ब्लंडर मिस्टेक था। किसी का समय टर्म नहीं पूरा था, उनकी बदली की गई थी। किसी की मजबूरियाँ रही होगी, पैरवी रहा होगा, उसके लिए कारण किया गया था। लेकिन बार बार एक ही अपने गठबंधन के एक ही विभाग के पर माननीय मुख्यमंत्री जी पटाक्षेप करते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को रोकते हैं। इसके पीछे उनके एक शीर्ष अधिकारी हैं जो बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट में अपनी पूंजी को लगाते हैं और वहाँ अंचलाधिकारी को पोस्टिंग कराना चाहते हैं। तो मंत्री को ये दिमाग में होता है कि मैं अपने प्रतिनिधियों को भी मौका दूं, अपने विधायकों को मौका दूं, जिस कारण से गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपको लगता है कि एक विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, मैं खुलेआम चुनौती के साथ कहता हूँ कि आपके अन्य विभाग भी हैं, चाहे आपके कोटे के मंत्री हों, चाहे महागठबंधन के हों, चाहे कांग्रेस कोटे के हों। आप सिंपल के तौर पे आप हर गठबंधन के साथी के जितने विभाग हैं उसमें से जो बड़े बड़े विभाग हैं उनको आप समीक्षा करें। सारे विभागों में समीक्षा करने के बाद तब निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आप कंटिन्यू यही विभाग जब जदयू कोटे में था आपने एक बार भी कैंसिल करने का काम नहीं किया। आज आपके एक भी जदयू कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनका कोई भी समीक्षा नहीं होता है। और गठबंधन में हम रहें या आरजेडी रहे या कोई रहे, तो उसका गठबंधन का समीक्षा होकर के उसकी फर्जियत की जाती है जनताओं के बीच में। ये अच्छी बात नहीं है। मैं सबसे भ्रष्टाचारी इनके अधिकारियों को मानता हूँ, इनके पदाधिकारियों को मानता हूँ, क्योंकि इनके अधिकारी आज भी जो आज हत्या हो रहा है, मुजफ्फरपुर में हो, पटना में हो, भागलपुर में हो, पूर्णिया में हो, जो बड़े बड़े गया में हो, तमाम जगह सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन को सरकारी अधिकारी कब्जा कर रहे हैं, गलत तरीके से कागज़ बनवा रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, होटल खोल रहे हैं। ये बड़े पैमाने पे जांच का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मांग करता हूँ कि आप तमाम शहर में ऐसे 12 कम से कम 5-6 ऐसे कमिश्नरी हैं, जैसे गया, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, ऐसे जगहों पर आप जानकारी लें। जो पूर्व में वहाँ डीएम रहे, वहाँ ने प्रॉपर्टी को खरीदा, IAS IPS रहे, उन्होंने खरीदा, कोई राजनेता इन्वॉल्व है। तमाम तरह से ऐसे लोग बड़े बड़े गुर्गे जो हैं पर्दा के पीछे हैं, तमाम छोटे छोटे लोग पर्दा के आगे हैं। और आए दिन हत्या, लूट, अपहरण जो हो रहा है इसका बहुत बड़ा कारण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसकी समीक्षा करें और अपने अधिकारी जो आपके बगल में बैठते हैं, आप जिसको सेंटिंग पोस्ट पर रखते हैं, आप अपने काम के लिए रखते हैं, उन पर भी आँच आना चाहिए और उनका भी जाँच होना चाहिए। नेता ही भ्रष्ट नहीं, आपके अधिकारी भी भ्रष्ट। मैंने तो खुल के कहा कि आपके विधायकों ने पैरवी दिया है, पैरवी किया है, ये नियम के तहत नहीं आता है। मैं आज भी माइक पर बोल रहा हूँ कि ये कानून के तहत सरकार चलती है। उस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री खुद उन्होंने कहा कि पैरवी सुनना है, देखना है, करना है। तो अब विधायक जब दबाव देते हैं तो हर विधायक की बात मानी नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे अनुशंसा करते हैं, कोई जूनियर है, कोई टाइम पूरा नहीं हुआ है, कोई उस योग्य व्यक्ति नहीं है। तो इस कारण उस विधायक को लगता है कि मंत्री हमारी बात को नहीं सुना और जाके अपने शीर्ष नेताओं से शिकायत करता है और माननीय मुख्यमंत्री से भी शिकायत करता है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्राइवेट एजेंसी से उसका जांच कराते हैं कि क्या मामला है। तो प्राइवेट एजेंसी भी अपना उल्लू सीधा करता है, क्योंकि वो भी जमीन माफिया का काम करता है। वो भी 4 CO का पोस्टिंग कराता है, नहीं होता है तो कहता है कि पोस्टिंग खराब हो गया। तो ये आप सिर्फ राजस्व विभाग में ही खराब हो रहा है। मेरा कहना है कि सारे विभागों में संलिप्तता है। आप सारे विभाग को समीक्षा करें, सबों को कैंसिल करें। इस खेल से जो है राजद और जेडीयू के रिश्ते में पर जो है असर पड़ेगा। देखिए, ये बेमेल गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है। कभी भी इन लोगों का निकाह टूट सकता है, कभी भी तलाक हो सकता है। 3 तलाक के तैसे माननीय मुख्यमंत्री जी समाप्त कर दिए, हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन इनके 3 तलाक कभी भी जदयू कह सकता है और आरजेडी जदयू को कह सकता है। ये बड़ी बात नहीं, चिंता मत करिए। जब जब इस तरह की प्रक्रिया होती है, मुख्यमंत्री जी को भागने का मन जब होता है, अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ अगल बगल समीक्षा करने के लिए निकल जाते हैं, टाइम पास करते हैं। तो इंतजार में है कि तेजस्वी कब जेल जाए कि हम यहाँ से भागे। एकता तो बैठाए, इन्हीं को कुछ नहीं कुछ बनाया, नहीं दिया, प्रेस से भाग आए। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी को प्रयास करना चाहिए
और हर आदमी को जनता मौका देती है। जनता ने इनको भी अच्छा मौका दिया है। अब इनको संन्यास लेना चाहिए और भोले बाबा के शरण में जाना चाहिए, ठीक ना। मरैया उरैया बना करके आश्रम में जाना चाहिए। अब ज़्यादा बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, जनता इनको सबक सिखा देगी। पटना मद्य निषेध विभाग और मुजफ्फरपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक विदेशी शराब की खेप पकड़ी है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चालक और खलासी है। मनियारी थाना क्षेत्र के NH 28 टोल प्लाजा के पास यह कार्रवाई की गई, जिसकी जानकारी देते हुए मनियारी थाना अध्यक्ष ने बताया कि करीब 5500 लीटर के शराब की खेप अमृतसर से समस्तीपुर जा रही थी। सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई। बिहार पटना मद्य निषेध और मनियारी थाना के संयुक्त प्रयास से एक बड़ा सा खेप पकड़ा गया है। जो टोल प्लाजा के पास एक ट्रक पकड़ा गया, जिसको थाने पे लाके चेक किया गया तो उसमें शराब पाया गया। दो आदमी का गिरफ्तारी भी है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार ये लोग अमृतसर से समस्तीपुर की ओर जा रहे थे। शराब लगभग 5500 लीटर करीब है। बाकी का अनुसंधान जारी है। जी, अपना परिचय मैडम बताएं। मनियारी थाना के SHO हैं, DSP प्रोबेशनर है। 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दिग्गज भारत संस्था की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत माता नमन स्थल पर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प अर्पित की गई। शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को लद्दाख के कारगिल द्रास सेक्टर के क्षेत्र में दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके में लड़ी गई लड़ाई की वीरता के रूप में मनाया जाता है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पूर्व वायु सैनिक डॉक्टर सदात खयाम, नव सैनिक संजय कुमार, सैनिक LK सिंह, नीरज रंजन, JP शाह, राजू सिंह, त्रिपुरारी ठाकुर, राजकुमार, रामानंद सिंह, गौरव राठौड़ एवं अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। आज हम लोग 26 जुलाई को कारगिल दिवस का अपने शहीदों के नमन हेतु यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो जो कारगिल के बारे में तो मालूम है कि वो द्रास सेक्टर में जो कुछ भी हुआ था, उसमें हम लोगों का जो विजय हासिल हुआ है, उस विजय को हम हर साल विजय के रूप में मनाते हैं और शहीदों के नमन के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों को, सभी देशवासियों को जय हिंद। आज कारगिल विजय दिवस है, जो 24वां कारगिल विजय दिवस है। हम सब लोगों को पता है कि कैसे पीठ पे छुरा भोगा था पाकिस्तानियों ने और हमने कैसे करारा जवाब दिया था। अभी हम लोग अपने सारे शहीदों को नमन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम दिग्गज भारत संस्था के सारे लोग उनको दिल से सलामी दे रहे हैं। और हम लोग चूँकि कारगिल योद्धा हैं, कारगिल के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था हम लोगों में बहुत लोगों ने। और बस सभी देशभक्तों को कहते हैं, देशवासियों को कह रहे हैं कि हम सैनिक उनके लिए हमेशा तैयार हैं, ये वर्दी में भी और वर्दी के बाद भी। जय हिंद, जय भारत। नवनियुक्त पंचायत सचिवों को गृह जिला और गृह प्रमंडल में पदस्थापित करने, ग्रेड पे 2000 की जगह 2800 करने, सेवानिवृत्त मृत एवं कार्यरत पंचायत सचिवों को ACP MACP का लाभ अविलंब देने की मांग को लेकर बुधवार को बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ ने मुजफ्फरपुर सभाहर नाले में धरना दिया। संघ के जिला मंत्री अमन कुमार झा ने कहा कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कवरेज करने का जो काम कर रहे हैं। हम बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हमारा जो मुख्य मांग है, जैसा कि आप जानते हैं, अभी से 8-10 महीना पहले बिहार में एक बहाली हुई थी पंचायत सचिवों की। उसमें पंचायत सचिव का जो पद है वो जिला स्तर का, डिस्ट्रिक्ट कैडर का पद है। लेकिन बिहार सरकार द्वारा अपने गृह जिला से 400 से 600 किलोमीटर तक पदस्थापित करके भेज दिया गया। हमारे बीच एक ऐसे भी साथी हैं, धनंजय जी, जो कि पूरी तरह विकलांग हैं। नालंदा से मुजफ्फरपुर कर दिया गया। जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो जहानाबाद से मुजफ्फरपुर भेज दिया गया, कैमूर से यहाँ भेज दिया गया, गया से भेज दिया गया। मतलब कोई भी
उसमें ये नहीं रहा, कोई भी किसी भी तरह का मानवीय मूल्य का उसमें ही नहीं रखा गया है। इसलिए हमारा सबसे पहला मांग है कि सभी नवनियुक्त पंचायत सचिवों को उनके गृह जिला अथवा प्रमंडल स्तर पर उनका जो बगल का गृह जिला है, गृह जिला के बगल का जो जिला है उसमें उनका पदस्थापन किया जाए। दूसरी मांगे हैं कि 2000 ग्रेड पे बहाली हुई है, वो कम से कम 2800 2800 ग्रेड पे दिया जाए। बुधवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में एनडीआरएफ की टीम ने केमिकल ब्लास्ट और गैस रिसाव जैसी आपदा से बचाव के उपायों की जानकारी दी। पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग सहित आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को केमिकल ब्लास्ट और गैस रिसाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही उसका मॉक ड्रिल भी करके दिखाया गया। आपदा प्रबंधन विभाग की पहल पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर रणविजय कुमार के दिशा निर्देशन में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य की भी जानकारी दी गई। आज का जो एक सेशन इन्होंने दिया वो है कि इनके प्रोटोकॉल के हिसाब से है कि अलग अलग तरह के डिजास्टर को एज्यूम करके और ये वहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे जो और अलग अलग विभागों के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको उस डिजास्टर के दौरान अलग अलग रिस्पांस करना होता है, उन सबों के बीच और विशेष रूप से वहाँ की जो हमारी सोसाइटी है जिनके बीच ये, तो उन सबों के बीच एक तरह की जागरूकता के लिए ये अपने उस प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो इस बार हम लोगों ने वो केमिकल हजार्ड को ध्यान में रख के, केमिकल डिजास्टर को ध्यान में रख के वो ये सेशन हम लोगों ने रखा है। तो आज का जो डिस्कशन था वो था कि टेबल जो वर्क है, जो मतलब थियोरी के तौर पे हम लोग क्या क्या करते हैं या एक उसका क्रम कैसे चलता है, सीक्वेंस उसके क्या हैं, और कल उसको डेमो के रूप में दिखाया जाएगा कि एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे हम लोग कि इस तरह की स्थिति अगर बन पड़ती है तो फिर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। आज हम यहाँ पर एक टेबल टॉप एक्सरसाइज रखे थे कि आपदा आने पर अगर केमिकल रिएक्शन की कार्रवाई होती है तो उससे पहले किस डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, वहाँ पर पुलिस का क्या काम होगी, फायर ब्रिगेड का क्या काम होगा, एसडीआरएफ का क्या काम होगा, मेडिकल फैसिलिटी वालों का क्या काम होगा। इसके बाद एनडीआरएफ को जब बुलाई जाती है तो एनडीआरएफ क्या कार्रवाई करती है, इसके रिगार्डिंग एक टेबल टॉप एक्सरसाइज किया गया था। टेबल टॉप आज ख़त्म हो गई है और कल इसका एक मॉक एक्सरसाइज हम डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे उस लोकेशन में कि अगर इस प्रकार की घटना आ जाती है तो लोगों को बचाने के लिए जो स्टेक होल्डर हैं किस प्रकार के एक्शन करते हैं, क्या कार्रवाइयाँ करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से कल डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। आज टेबल टॉप एक्सरसाइज था, वो सभी को बता दिया गया है और उनके द्वारा पूछा गया है। जैसे केमिकल रिएक्शन को लेकर डेमो किया जाएगा, मॉक ड्रिल किया जाएगा, तो वैसे ही मुजफ्फरपुर जो है वो अर्थक्वेक के मामले में डेंजर जोन में होता है, तो उसको लेकर भी आगे किया जाएगा। नहीं, अभी तो केमिकल इमरजेंसी के रिगार्डिंग है। भविष्य में और किस प्रकार की अगर मॉक एक्सरसाइज होगा अर्थक्वेक के जोन में अगर है तो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग भी बाद में इसके रिगार्डिंग अगर कोई आती है तो इसके द्वारा भी हम करके दिखाएंगे। मुजफ्फरपुर में बस और बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहा है। घटना पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव की है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची रही, लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान बलिया निवासी सुरेश ठाकुर का 18 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक नुनफरा के फुलदेव राय के पुत्र 14 वर्षीय राहुल कुमार है। सूचना पर पहुंची पियर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। वहीं घायल का इलाज एसकेएमसीएच में कराया जा रहा है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। बड़गांव चौक पर थे, हमको फोन गया है कि जब बड़गांव में एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ से भागे आए हैं। देख रहे हैं कि बस खड़ी है और पता चला कि बस जो है से बाएं साइड से आ रहा था और ये दो लड़का एक बाइक पर बैठा हुआ था। बाइक अनियंत्रित होने के कारण एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, इसमें क्या कितना जोखिम हुआ है? एक जख्मी है और एक डेथ है। इसकी पहचान कुछ हो सकी है? बिट्टू कुमार बलैया है, सुरेश ठाकुर का लड़का है। जख्मी नुनफारा पंचायत का लड़का है। क्या परिचय है आपका? अब्दुल सत्तार अंसारी, मुखिया बड़गांव। कौन सा जगह ये बड़गांव है, पंचायत भवन से पूरब। ठीक।
मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विशुनपुर पट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित वैशाली कैनाल नहर का बांध बुधवार को टूट गया, जिसमें खेत में लगे धान की फसल नष्ट हो गई। कुछ घरों में भी पानी घुस गया है। बांध टूटने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर विभागीय कार्यपालक अभियंता एसडीओ मोहम्मद फारूक और जेई अरुण कुमार शर्मा मौके पर पहुंच टूटे बांध का जायजा लिया। कार्यपालक अभियंता दीपेंद्र कुमार रजक ने ऑन कैमरा बोलने से इनकार करते हुए बताया कि टूटे बांध की मरम्मत कराई जा रही है, रात तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मौके पर पंचायत के मुखिया सहित कई अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस वक्त हम विशुनपुर पट्टी वार्ड नंबर 12 में मौजूद है। यहाँ वैशाली कैनाल नहर का बांध टूट गया है। हमारे पास ग्रामीण मौजूद है, अशोक जी, इनसे आइए हम बात करेंगे। तो क्या नाम हो गया जी? मेरा नाम अशोक कुमार, पंचायत विशुनपुर पट्टी वार्ड नंबर 12 निवासी हैं। कब बांध टूटा है, कैसे टूटा? सर 5 घंटा पहले बांध टूटने का खबर मिला है ग्रामीणों के द्वारा, तो हम यहाँ आए हैं तो देखे हैं कि पूरा बांध टूट गया है। और मेरा सामने घर है यहाँ वार्ड नंबर 12 में, लगभग हम लोग महादलित से बिलोंग करते हैं। 77 घर है। सब लोग के घर के आसपास अगुआरा पिछुआरा पानी हो गया है। नहर मतलब जो सामने नहर सड़क दिख रहा है, सड़क पार करके पानी उधर मैंने बह रहा है। इस नहर टूटने से हम लोग का काफ़ी परेशानी है। इसमें का तरह तरह के सांप गोजर बिच्छू हम लोग के घर के आसपास घर में घुसने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। घरों में पानी घुसा है? जी सर, मेरे मतलब सामने देखा जाए मतलब लगभग 20-25 में घर में पानी घुस गया है। आज अभी नहीं बनाएगा तो रात में हम पूरा बस्ती में पानी घुसने की संभावना है। अधिकारी या जनप्रतिनिधि देखने आए थे? जी, अभी हमारे सामने में का 2 आदमी आए हैं, ये गंडक प्रोजेक्ट वाले लोग, लेकिन यहाँ मतलब धरातल पर लोग नहीं रह रहा है। इधर उधर लोग रह रहा है। कोई जनप्रतिनिधि भी आए थे? जी, जनप्रतिनिधि लोग आ रहा है। मुखिया जी आए हैं, देख के चले गए हैं। इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि कैसे इसको जल्द से जल्द बांधा जाए, हम लोग को राहत मिले। मरम्मत कार्य हो रहा है? जी, ग्रामीण के द्वारा इसमें मिट्टी उट्टी का ये कार्य हो रहा है, भरा रहा है बोरा में। क्या चाहते हैं, क्या मांग? हमको मतलब जो क्षति हुआ वो क्षति मिल जाए और हम लोग जल्द से जल्द इससे राहत मिले, और हम लोग को जो घर में पानी गया है सरकार से जो मुआवजा हो हम लोग को मिले। सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, डे न्यूज़, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। न्याय की गुहार लगाने एसएसपी ऑफिस पहुंची मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र की रहने वाली महासुंदरी कुमारी को हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक लक्ष्मण कुमार से प्रेम हो गया। लक्ष्मण महासुंदरी के गाँव में अपनी मौसी के घर आता था। वहीं दोनों की आंखें चार हुई। बात शादी तक पहुँच गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। लड़की के पिता ने महासुंदरी और उसकी बहन की शादी एक साथ कहीं और तय कर दी, जिसके बाद महासुंदरी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लड़की ने अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दिमाग से कमजोर और पियक्कर लड़के से शादी तय कर दी थी, इसलिए भागना पड़ा। उसी बीच पिता ने किसी दूसरे लड़के पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाकर केस कर दिया। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया, जबकि बेटी किसी और लड़के के साथ फरार हो गई थी। महासुंदरी कुमारी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने और ससुराल वाले की जान माल की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। बोचहां पुलिस ने लड़की को कोर्ट में प्रस्तुत कर 164 का बयान कराया। यहाँ पे आए हैं कि हम अपने मर्जी से शादी किए हैं, पापा ना दूसरे लोग पे केस कर दिए हैं। हमको पता चला, इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो मतलब कहाँ शादी, मतलब कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली रहते थे ना, तो दिल्ली से यहाँ पे आना पड़ा है हमको। आपका घर यहाँ कहाँ है मुजफ्फरपुर में? मेरा घर कहाँ वाला, ये अपना पहले पिताजी का घर कहाँ? मुरादपुर का से। किससे शादी की है? लक्ष्मण कुमार से। और शादी आपके पिता किससे करवाए थे? वो अलग कर रहे थे। वो लड़का अच्छा नहीं था, बहुत पियक्कर था, बहुत अधिक उम्र के था। हम बोले कि शादी नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती करने लगा, मारा पीटा, फोन छीन लिया, गलत निगाह से मेरे पे देखने लगा। हम बोले शादी नहीं करेंगे, तो फिर हम अपना मर्जी से शादी कर लिए। कुछ दिन बाद में पता चला कि दूसरे लोग पे केस हो चुका है, मेरे सासू माँ के पकड़ के ले गया है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे आना पड़ा है। हो गई थी उस वाले लड़के से? नहीं, उसे नहीं हुआ था, उसे नहीं हुआ था। तो अभी आप लोग मतलब अभी भी सामान्य रहेगा। एक मिनट डिस्टर्ब आप नहीं कीजिए। तो मतलब जो लड़का से आप भाग के शादी किए हैं? हाँ। तो उसका मतलब उसका घर कहाँ है? जीवर। और अभी एसपी साहब से मिलने पहुंची तो क्या कहा वहाँ पे आपने? वहाँ पे बोला है कि वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे ना
जब वहाँ पे बोला थाना में जाने के लिए, वहाँ पे हम कुछ नहीं बोले। मतलब किसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है? मतलब केस वगैरह भी हुआ है ना? आपके हाँ। पिताजी ने करवाया है? हाँ, आपके दूसरे जो पे। हस्बैंड है उसके खिलाफ? हाँ नहीं, दूसरा लड़का है, अल्लाह के हो, मेरे हस्बैंड के ऊपर नहीं है। आपका क्या नाम हुआ आपका? हाँ, सुंदर कुमार है। और जो मतलब जिससे आप शादी किया उसका क्या नाम हुआ? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, हम उनसे शादी किए हैं, बहुत खुश हैं, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। कारगिल विजय दिवस के 24वें वर्षगांठ पर बुधवार को नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अमर बलिदानियों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें उपस्थित मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, उषा किरण श्रीवास्तव, स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, आलोक कुमार अभिषेक, आशा सिन्हा सहित उपस्थित लोगों ने शहीदों को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कारगिल के शहीदों के सम्मान में देश के सभी जिला केंद्रों पर कारगिल शहीद स्मारक का निर्माण होना चाहिए। जी बताइए क्या कुछ कर आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर उन अमर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है जिन्होंने अपनी अरमान भरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। असंख्यक माँ के सपूतों ने इस मातृभूमि की आज़ादी के लिए और इसकी आज़ादी की सुरक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को विश्व के विराट महान व्यक्तित्व, कवि, हृदय सम्राट आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो इतना अच्छा संबंध पाकिस्तान से बनाना चाह रहे थे। उन्होंने बस भी चलाया, पाकिस्तान भी कई बार आए और गए कि हमारी मित्रता, हमारे पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध रहे। विश्व हम लोगों को यह समझे कि यहाँ दोनों देश एक भाईचारे की तरह रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा दगाबाज विश्वासघाती ने पीठ पर छुरा मारा और उसने कारगिल में छुपे रास्ते से भारत की सीमा पर चढ़ाई की और हमारी सेना को ललकारने का प्रयास किया। जब भारत की मान और सम्मान पर जब पड़ेगा तो हम किसी को नहीं छोड़ते। लाल बहादुर शास्त्री एक नाटे कद के व्यक्ति जिन्होंने धूल चढ़ा दिया था पाकिस्तान को। एनसीसी एवं 75वें वर्षगांठ एवं स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर एनसीसी उड़ान एवं मुजफ्फरपुर की ओर से कारगिल विजय दिवस पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जिला समन्वयक गुलशन कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों एनसीसी कैडेट इसमें शामिल हुए। मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना किया। रेड क्रॉस सोसाइटी से करबला के रास्ते नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर होते हुए रैली सिकंदरपुर कुंडल स्थित रामेश्वर कॉलेज पहुंच सभा का स्वरूप ले लिया। वहां रामेश्वर कॉलेज के एनसीसी पदाधिकारी कैप्टन रजनी रंजन, पूर्व कैडेट शोएब अख्तर, सुधांशु रंजन, रोहित कुमार, आर्यन कुमार के साथ अन्य कैडेट उपस्थित थे। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ कार्यक्रम? आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पे हमारे मुजफ्फरपुर के रेड क्रॉस से एक साइकिल यात्रा निकाला गया। जिस साइकिल यात्रा का शुभारंभ रेड क्रॉस से होते हुए करबला होते हुए रामेश्वर महाविद्यालय तक गया। इस साइक्लोथॉन का जो हरी झंडी दिखाकर यहाँ रेड क्रॉस के जो सचिव हैं उनके द्वारा यह शुरू किया गया। इस अवसर पर हमारे एनसीसी के पदाधिकारी कैप्टन रजनी रंजन और मुजफ्फरपुर के जो एनसीसी उड़ान के कोऑर्डिनेटर गुलशन कुमार थे और कुछ इस यात्रा में एनसीसी के कुछ पूर्व कैडेट और वर्तमान कैडेटों ने भाग लिया। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की? ये यात्रा मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस से होते हुए करबला होते हुए और नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर होते हुए रामेश्वर महाविद्यालय कुंडल तक गया था। अच्छा, क्या इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कारगिल दिवस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसे हम विजय दिवस या शहीदी दिवस कहते हैं। इस दिवस पे हमारे कई वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और हमें कारगिल में अपना जो भी उन्होंने अपना
सब कुछ किया, विजय प्राप्त किया। इस उपलक्ष्य में हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं। इसमें जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, एक का नाम लेना अनुचित नहीं होगा। इसने कई सारे सपूत भारत के मारे गए, शहीद हुए। इस कारण हम लोग कारगिल विजय दिवस पे आज साइकिल का रैली हम लोग निकाल लेते हैं। बिहार सुन्नी वक्फ एस्टेट ने मुजफ्फरपुर वासियों को एक नया सौगात दिया है। वक्फ एस्टेट ने लगभग 9 करोड़ की लागत से शहर के रामबाग चौरी रोड में मल्टीपर्पज़ मैरिज हॉल का शुभारंभ कर दिया है। बुधवार को बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्ला और सीईओ खुर्शीद अनवर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर विवाह भवन का शुभारंभ किया। 3 मंजिल यह विवाह भवन फुली एयर कंडीशन है। इस मैरिज हॉल में लिफ्ट की भी व्यवस्था है। इसके ऊपरी फ्लोर में एजुकेशन पर्पस से लाइब्रेरी भी बनाई गई है। इस मैरिज हॉल को आप मात्र 40,000 में बुक करवा सकते हैं। सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्ला ने बताया कि अक़लियत के लिए वक्फ एस्टेट हर वो प्रयास कर रही है जिससे इस कौम को फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जितने भी खाली ज़मीन है उसमें स्कूल बनाकर अक़लियत समाज के बच्चों को तालीम दी जाएगी। चेयरमैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अक़लियतों का दोस्त बताते हुए शुक्रिया अदा किया। उद्घाटन मौके पर बिहार मदरसा बोर्ड के सदस्य शब्बीर अहमद पप्पू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हाजी खुदा वक्फ एस्टेट की मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई गई है, इसका उद्घाटन के लिए हम लोग आए हैं और इस रामबाग के जितने भी बुजुर्ग नौजवान हैं यहाँ मौजूद हैं। करीब ये लगभग 9.5 करोड़ के बजट से ये रामबाग मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें मैरिज हॉल है, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नमाज़गाह है, ये सारी चीज़ें हैं। ये फर्स्ट फ्लोर और नीचे ग्राउंड फ्लोर ये मैरिज हॉल के लिए रहेगा। ऊपर रूम है, उसका किराया जो रूम लेना चाहेंगे उनको अलग से दिया जाएगा, उसका अलग रेट लगेगा। और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी इंतज़ाम किया गया है। कोई भी अक़लियती बच्चे हों, गरीब गुरबा हैं, इसमें कोचिंग करवाई जाएगी, चाहे किसी कमीशन का कोचिंग हो, इंजीनियरिंग की कोचिंग हो, मेडिकल की कोचिंग हो या 10th क्लास की भी कोचिंग हम लोग करवाने का एक इंतज़ाम रखा है। इसके लिए हम लोग इसके बाद मुहर्रम के बाद हम लोग मीटिंग करेंगे और कैसे कैसे क्या किया जाएगा ये हम लोग तय करेंगे। और आज ये नीतीश कुमार जी का ये बहुत बड़ा तोहफ़ा अक़लियतों को आज दिया गया है मुजफ्फरपुर में, जिसका उद्घाटन आज हमारे सीईओ, हमारे वक्फ बोर्ड के जितने मेंबरान हैं, सारे लोगों ने मिल कर के किया है। और मैं नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार के हर ज़िले में इस तरह का मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग और आवासीय विद्यालय देने का काम जो वो कर रहे हैं, ये उनका एक इतिहास होगा और ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा आने वाले दिनों में। आज तक किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा था कि अक़लियती समाज को जो अभी दबा कुचला हुआ है, इसको तालीमी स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाए, इनका विकास कैसे हो, ये उन्होंने जो है तो सिर्फ सोचा है, तो नीतीश कुमार जी ने सोचा है। ये हम यही पैगाम देना चाह रहे हैं अक़लियती समाज को कि नीतीश कुमार अक़लियती दोस्त हैं, तुम्हारे हमदर्द हैं, तुम्हारे वेलविशर हैं। इसलिए नीतीश कुमार के लिए जितनी भी दुआएं करो कम है। जो खाली ज़मीन है उसमें गरीबों को बसाने की क्या योजना चल रही है? नहीं, खाली ज़मीनें हैं वो गरीबों को बसाने के लिए नहीं, इस तरह का इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा। आज मुसलमानों को या गरीबों को सिर्फ शिक्षा की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। आज हम लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे, शिक्षा अगर मिल जाएगी तो अपने आप वो फिर अपना वो तरक्की के लाइन में जुड़ जाएंगे, उनको ज़मीन अपने आप खरीद लेंगे वो लोग। लेकिन हम लोग वक्फ बोर्ड चाहता है कि यहाँ हम लोग बच्चों को तालीम से जोड़ें, तालीमी स्ट्रीम से जोड़ें। जो हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी की भी यही सोच है, हम लोग की भी ये सोच है कि जब तक के हम अपने बच्चों को, नए जनरेशन को तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे, शिक्षित नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग की तरक्की नहीं हो पाएगी। हाजी खुदा वक्फ एस्टेट 1190 की ये जायदाद है जो रामबाग में है, शहर के बीचों बीच है। इसमें मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनी है। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड की देख रेख में बिहार सरकार ने इसको बनवाया है। इसका मकसद है कि वक्फ
एस्टेट से जो ये बिल्डिंग बनी है इसमें समाज और कौम को लोगों को फ़ायदा हो। शादी ब्याह वगैरह करनी हो तो यहाँ हॉल बने, हॉल नीचे बनी है बहुत शानदार, इसमें लाइब्रेरी है, इसमें कोचिंग सेंटर चलेगा, इसमें दूसरे दिगर काम यहाँ होंगे कौम की भलाई के लिए। और ये राम बाग में है जैसा कि आप जानते हैं। इसका बुकिंग अभी शुरुआती दौर पर जैसा कि चेयरमैन साहब इरशादुल्लाह साहब ने अनाउंस किया कि 40,000 रुपया एक बुकिंग का होगा और इसकी एक एडवाइजरी कमेटी भी बनी है। एडवाइजरी कमेटी के देख रेख में इस मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग को चलाया जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इससे कौम को फ़ायदा हो, इससे कौम को फ़ायदा हो और समाज को भी फ़ायदा हो। ये बहुत बड़ी चीज़ नीतीश कुमार जी ने यहाँ बनाया है और दिया है इस मुजफ्फरपुर ज़िला के लिए, इस शहर के लिए, इस इलाके के लिए। क्या रहेगा फैसिलिटी? देखिए यहाँ कमरे हैं, कई कमरे हैं, एसी वेल फर्निश्ड, अच्छे वो एकदम न्यू बिल्डिंग है। इसमें कई कमरे हैं, बड़ा सा हॉल है, सारा फर्नीचर है। जो एक मैरिज हॉल में फैसिलिटीज़ चाहिए, जितनी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं इस खुदावक्फ एस्टेट में आपको मौजूद है। इस आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।